ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको लिए चलते हैं सौरभ गस्ती, मेरे सहयोगी रमेश मीणा जो आज शपथ लेने वाले हैं उनके साथ मौजूद हैं। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए रमेश मीणा को फिर से कैबिनेट के रूप में शपथ जो है वो लेने वाले हैं। इस वक्त रमेश मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको पहले तो शुभकामनाएं, बधाई, और फिर से आप कैबिनेट का पद संभालने वाले हैं। आज हमारे आला कमान ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, सबने मिलकर कांग्रेस के लिए एक निर्णय लिया है जो रीसफल है। उससे एक हमारी जो मांग थी, पूर्वी राजस्थान की जो प्रेजेंटेशन की बात थी, तो वो हमें मिला है। और कुछ SC/ST के मुद्दे थे, तो आज हमारे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोट किया है। इस तरह जो विकास के मुद्दे थे सभी पे हमारी चर्चा हुई, तो एक अच्छा मैसेज राजस्थान में गया है। तो मैं सबसे पहले सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे प्रभारी अजय माकन जी का, गहलोत साहब का, पायलट साहब का, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी राजस्थान की दी है, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प रहेगा कि ईमानदारी से काम करें, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, गरीब तबके के, उन समस्याओं का समाधान हो। और आने वाले समय में 2023 में हम सब मिलकर एक बेहतर काम करेंगे, जिससे राजस्थान में दोबारा पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले भी आपको प्रतिनिधित्व वहाँ से मिला था, लेकिन क्या कारण रहे और अब क्या कारण समीकरण बैठे कि अब सब कुछ सही हो गया है? वो जो चीज़ें थी हमने आलाकमान के सामने रख दी। अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, अब सब हम एक हैं और एक जाजिम पर कांग्रेस पार्टी के लिए पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी काम करेंगे। अभी हम बीच में MLA थे तो भी हमने बेहतर काम किया है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है बाहर की, तो बाहर भी काम किया है और हमारे ज़िले में भी काम किया है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है माननीय मुख्यमंत्री से उनसे चर्चा की है, फ़ोन की है। हमारे विकास के कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। और आला कमान का जो निर्णय है वो सर्वधार्य है। क्या मुद्दे थे वो जिनके कारण उस वक्त आपने मंत्री पद छोड़ा था, और अब उन मुद्दों को किस प्रकार से आप क्लियर करेंगे, उन मुद्दों को किस प्रकार से उन पर काम करेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, सब हो गया। तो पायलट साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं हो रहे, तो अब उनकी क्या, किस प्रकार की भूमिका रहने वाली है? आप उन्हीं के कैंप के माने जाते हैं और पिछला 1.5 साल बहुत क्रूशल निकला पार्टी के लिए। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो आला कमान निर्णय करेगा वो बेहतर होगा। उसी अनुसार हमारे चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, उसी के अनुसार हम काम करेंगे कांग्रेस के लिए। आप खाद्य विभाग के मंत्री रहे और अच्छा भी काम उस वक्त बहुत ज्यादा जो जॉइंट दिया हुआ था, मुझे कैबिनेट मंत्री का स्टेटस दिया हुआ था, तो मेरे लिए अब उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यह है कि एक विभाग मिल जाएगा तो और अधिक ताकत के साथ में हम सेवा कर पाएंगे। लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस हाईकमान की आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इस जिस तरीके से कोरोना आया और जो हमने मैनेजमेंट किया कोरोना का, मुख्यमंत्री जी ने, पूरे देश में उसकी प्रशंसा हुई। इवन बाहर तक लोगों ने उसको सराहा। साथ ही उन्होंने जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें भी कोई कमी नहीं आने दी। बजाय मतलब ये कहूं कि जो केंद्र ने सौतला व्यवहार किया राजस्थान के साथ, उसके बावजूद हमने राजस्थान के लोगों की आशाओं को पूरा करने की कोशिश की है। पहले एक मंत्री स्तर के जो मंत्री स्तर था उसके हिसाब था। अब मंत्री की शपथ हो जाएगी तो जो विभाग मिलेगा उसके हिसाब से लोगों की सेवा करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने बहुत बड़ा विश्वास किया है और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सारे कांग्रेस के MLA, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, हमारे PCC प्रेसिडेंट गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के सुपरविजन में हम सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे। 2023 में हम फिर से सरकार बना के आएंगे। 3 साल लगभग होने को हैं और अब तक कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राजस्थान में है नहीं। कि अभी जो 2 चुनाव बाई इलेक्शन हुए,
इसमें भी इस बात का संकेत मिलता है कि कांग्रेस ने तो गेन किया है। भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में सत्ता में पे काबिज है, राजस्थान में भी सत्ता में रही है अनेक बार, उसके बावजूद तीसरे नंबर पे आना और चौथे नंबर पे आके जमानत जब्त कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। राजस्थान के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि हम निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार बना के लाएंगे। और ये आम जनता में जैसे ही 2 बाई इलेक्शन का परिणाम आया, आम जनता में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। आम आदमी कहने लगा कि हाँ, कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी। सर, वहीं पे अगर बात करें, ये जो एक्सपेंशन का जो इंतजार था सबको था, जो राजस्थान में जो 2 खेमे बटे हुए थे, नाराजगी जो चल रही थी, तो क्या लगता है ये एक्सपेंशन के बाद ये चीजें जो है अंडर कंट्रोल है, खुश है सब? देखिए, ये राजनीति कोई पार्टी हो, हम ये कहेंगे सब एक साथ, कभी हमारे में कोई बर्तन जैसे एक बर्तन रख दो, वो आपस में कहते हैं, हमारे राजस्थान में कहते हैं बर्तन खटकते हैं आपस में एक जगह होते हैं, तो उस खटकने की बात तो आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज हर नेता ने, राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक गुट है, सोनिया जी का, राहुल जी का गुट है, हाईकमान का गुट है। हम सब हाईकमान के निर्देशों की पालना करेंगे। और अब तक का इतिहास है राजस्थान की कांग्रेस का, हाईकमान ने जो आदेश दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, चाहे बड़े से बड़े नेता मुख्यमंत्री हों, कोई मुख्यमंत्री हो, वहां से लेकर नीचे तक जो आम कार्यकर्ता है, हमेशा हमने कांग्रेस हाईकमान के आदेशों की पालना की। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। दौसा से आशीष जुड़े हुए हैं, सीकर से संदीप जुड़े हुए हैं, जयपुर से दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास में आऊंगा, लेकिन कुछ जातिगत समीकरण आपको पहले बता देते हैं। मंत्रिमंडल में क्या कुछ जातिकरण समीकरण सोचकर आज इसे पुनर्गठित किया जा रहा है, विस्तार किया गया है। जाट समाज से मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को जगह दी गई है, राजपूत समाज से 3, गुर्जर समाज से 2 मंत्रियों को जगह दी गई है, ब्राह्मण समाज से 2, मुस्लिम समुदाय से 2 मंत्री, वैश्य समुदाय से 3 और एससी वर्ग से 4 मंत्रियों को जगह दी गई है। एसटी वर्ग से मंत्रिमंडल में अब 5 मंत्री होंगे, यानी तमाम जातियों को साधा गया है। 2023 नजदीक है, तो ये जरूरी भी हो जाता है। अगर आप जातियों को नहीं साधेंगे, किसी जाति को नाराज करते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और इसलिए अब इन तमाम चीजों को देखते हुए, देखिए, कई फैक्टर्स ध्यान में रखे गए हैं, जातिगत समीकरण ध्यान में रखे गए हैं, हर जगह को प्रतिनिधित्व दिया जा सके ये ध्यान में रखा गया है, हर जिले को जगह मिल सके ये ध्यान में रखा गया है। सीएम गहलोत की नई टीम तैयार हो चुकी है, मंत्रिमंडल में जिलों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया है। अब 17 जिलों का प्रतिनिधित्व हो गया है, भीलवाड़ा, करौली, झुंझुनू जिले से भी मंत्री बनेंगे। अजमेर और सीकर जिले का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है। 16 जिलों से कोई मंत्रिमंडल में नहीं है, हालांकि बढ़ाए गए हैं पिछली बार से इस बार जिलों का प्रतिनिधित्व। चलिए, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीकर लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको संदीप हुड्डा, मेरे सहयोगी सीकर से जुड़े हुए हैं। संदीप, डोटासरा थे, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। सीकर को जो एकमात्र मंत्री थे सीकर से जो प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें अब हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो एक सुडौल मंत्रिमंडल, सुदृढ़ मंत्रिमंडल, हर जगह को प्रतिनिधित्व मिल सके, ऐसे मंत्रिमंडल की कवायद की गई है। क्या कह रहे हैं अब सीकर के लोग? कुछ प्रतिक्रिया आई वहां से? पहले तो मैं बताना, हाँ बिल्कुल सुमित है, क्योंकि सीकर एकमात्र जिला है प्रदेश में जो पिछले चुनाव में जहां 8 विधायक जीत करके आए थे और भाजपा का खाता नहीं खुला, तो सीकर को बेसिकली इस सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीदें, नए जो मंत्रिमंडल बन रहा था इससे सबसे ज्यादा उम्मीदें सीकर के नेताओं को थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में है। तो ये माना जा रहा था कि सीकर से 2 या 3 लोगों को मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकमात्र डोटासरा थे, वो भी अब मंत्रिमंडल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीकर के जो नेता हैं उनमें जरूर निराशा होगी, क्योंकि पिछले अगर गहलोत सरकार की बात की जाए तो दीपेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे, राजेंद्र पारिक जो थे वो नंबर 2 की भूमिका में थे। इस बार सरकार बचाने की अगर बात करें तो महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय होते हुए भी पूरे समय गहलोत साहब के साथ रहे। तो ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सीकर जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और झुंझुनू से जरूर 2 मंत्री बनाए गए हैं।
पूरी शेखावाटी की अगर सुमित बात करें तो 21 सीटें पूरी शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिलों में दी गई हैं, जिनमें से भाजपा पिछली बार महज 3 पर जीती थी। यानी कि आज 18 सीटों पर या तो कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस के समर्थित विधायक हैं। लेकिन उसके बाद भी झुंझुनू जिले से 2 मंत्री लिए गए, तो ये माना जा सकता है कि शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। ठीक है। दौसा लिए चलते हैं। आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ दौसा से। आशीष, दौसा से तो शायद 3 लोगों को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। यहाँ तो कम से कम खुशी का माहौल होगा आज। बिल्कुल निश्चित रूप से दौसा में खुशी का माहौल है। हालांकि जब 2008 की जब गहलोत सरकार थी तब भी दौसा में 5 विधानसभा सीट थी, 5 के 5 दौसा में 5 विधानसभा सीट में 3 मंत्री हैं। पूर्वी राजस्थान में ये जिला राजनीतिक उनके काफी सुधरा है। हालांकि जनसंख्या और विधानसभा सीटों में यहाँ पर कमी है, लेकिन मंत्री यहाँ पर अधिक बनते हैं। ऐसे में पूरे राजस्थान की बातें हैं। इसमें पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ मिलता है। हालांकि जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में 4 मंत्री बने, लेकिन उनकी जनसंख्या भी इतनी है और उनकी विधानसभा सीटें भी इतनी है। यहाँ केवल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें से 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। जो राज्य मंत्री थी ममता भूपेश, उनको कैबिनेट मंत्री में प्रमोट किया है। वही जो विधायक मुरारी लाल मीणा है उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में दौसा को काफी अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। दौसा के लोग भी खुश हैं कि उनको जो गहलोत सरकार की जो नई मंत्रिमंडल है उसमें अच्छी जगह मिली है। पूर्वी राजस्थान के जैसे करौली जिला है, पास में ही दौसा की करौली जिला है, यहाँ पर 1 मंत्री है और 4 विधानसभा सीट है। सवाई माधोपुर को 1 भी मंत्री नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ भी 4 विधानसभा सीट है। अलवर जिला एक काफी बड़ा जिला है पूर्वी राजस्थान का। यहाँ बात करें तो यहाँ 11 विधानसभा सीट है। 11 में से ठीक है, चलिए शुक्रिया आशीष। संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिनेश, आपके पास मैं आ रहा हूं। पूरे मंत्रिमंडल को अगर हम आज बात करें, कुछ जगहों से प्रतिनिधित्व जो था उसे वापस ले लिया गया है, सीकर, अजमेर की अगर हम बात करें, और कुछ जगहों, जिलों का प्रतिनिधित्व हालांकि बढ़ाया गया है इस बार, लेकिन फिर भी कुछ जगह निराशा मिली है कुछ जगहों को। किस तरह इस मंत्रिमंडल स्वरूप को देख रहे हैं आज राजनीतिक विश्लेषक? बिल्कुल, देखिए निराशा कई जिलों को जरूर हाथ लगी है, क्योंकि कई जिलों से उम्मीद थी कि उनसे प्रतिनिधित्व मिलेगा और खासतौर से सीकर जैसे जिले हैं वहां से तो कई लोग जो है वो दावेदार थे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। लेकिन सीकर जैसे जिले से जो पॉलिटिकल रूप से काफी महत्वपूर्ण है, काफी मायने रखता है, वो जैसा जिला खाली हो गया है। लेकिन सुमित, मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी जो है वो 1 महीने के दौरान कई सियासी हलचलें राजस्थान में देखने को मिलेगी। अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियां जो है वो बड़े स्तर पर होगी। तकरीबन जो है 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। उनमें जो है कई जिलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जो है वो कई विधायकों को बनाया जाएगा, उसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। और राजनीतिक नियुक्तियां कई आयोगों में, बोर्डों में, उनमें जो है वो नियुक्तियां होनी है, तो उनमें जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो अच्छा, कुछ ऐसी भी संभावना है क्या दिनेश की 2023 से पहले कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएं और उनकी जगह कुछ जिलों को और प्रतिनिधित्व दे दिया जाए? ऐसा कुछ संभावना है क्या अब, या बिल्कुल आज फुल एंड फाइनल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये फुल एंड फाइनल ही इसे माना जाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए अब 2 साल बचे हैं सरकार के कार्यकाल में और अब जो है बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब जो है, ठीक है, इस सवाल के साथ मैं फिर आ रहा हूं दिनेश आपके पास। बाबूलाल धायल जुड़ गए हमारे साथ, उनके साथ आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले शख्सियत भी मौजूद है। बाबूलाल, सुमित, मेरे साथ में इस वक्त हैं पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी। चौधरी साहब, पिछली बार भी आप मंत्री थे और अब फिर से आप मंत्री बनने जा रहे हैं, कितनी खुशी है। रेवेन्यू मिनिस्टर आप रह चुके हैं, बड़ी मुश्किलें देखी इस बार, लेकिन अंत बला तो सब बला, क्या कहेंगे? हाईकमान ने जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है उसको मैं ठीक से निभाने की कोशिश करूंगा और पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। जनता की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान में जो भी मैं कर सकूंगा उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा और पार्टी के ने जो मेरे पर विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा।
हरीश चौधरी से आपकी अदावत रही, फिर आपने इस्तीफा दे दिया, उपक्रम समिति की बैठकों पहले आप आए नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ सामान्य हो गया? नहीं, मेरी किसी से कोई अदावत नहीं रही। मैं किसी से अदावत रखता ही नहीं हूँ, ना कोई मेरे से कोई अदावत नहीं रखता है। वो तो पहली बार मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, जो हाईकमान तय किया, उसमें उनका कर दिया, मेरा नहीं हुआ। और इस बार उनको पंजाब का प्रभारी बना दिया और मुझे ये दायित्व सौंपा है, तो इसमें कोई अदावत की बात नहीं है। हम पार्टी के अंदर सब एक हैं, सब एक दूसरे पार्टी की मजबूती करने के लिए सभी लगे हुए हैं। सीएम साहब के लिए क्या कहेंगे? उनकी टीम का फिर हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो तो उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं, तो टीम के हिसाब से ही काम करेंगे। ये तो जॉइंट लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो उसके हिसाब से काम करने की बात है। मैं उनके साथ पहले 2 बार मंत्री रह चुका हूँ, और वैसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मुझे हाईकमान ने सौंपी थी, उसको भी मैंने ठीक तरह से निभाने की कोशिश की, और सबको पता किस तरह से उसमें मैं कामयाबी हासिल की। और फोकस 2023 पर रहेगा नहीं थे, फिर बाद में हमारे को सत्ता मिली। और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि फिर 2023 के चुनाव में फिर से जीत कर हमारी सरकार बढ़े। सुमित बहुत कद्दावर नेता हैं हेमाराम चौधरी, और न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित करते हैं। और अशोक गहलोत के पहले बहुत ही सिपह सालार थे, विश्वस्त माने जाते थे, भरोसेमंद थे, लेकिन पिछले दिनों में कुछ चीजें नॉर्मल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सब कुछ दुरुस्त होता हुआ दिख रहा है। हेमाराम जी, क्या कहेंगे? सीएम साहब ने कब आपको इतला दी कि मंत्री बनाने जा रहा हूं आपको? ये मेरे को तो रात को 10 साढ़े 10 बजे एक फोन आया था उनका, कि बधाई दी थी उन्होंने कि आप मंत्री की बधाई आपको। और मैंने कहा जो भी मेरे को जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, आपने दी है, उसको मैं ठीक से निभाने की कोशिश करूंगा। पहले भी मैंने काम किया है, तो जिस प्रकार से पहले काम किया उसी प्रकार से आगे भी काम करेंगे। तो क्या ये गुटबाजी, ये जो अंतरकल है, ये सब कुछ अब खत्म हो गया? आप मानते हैं कि नई शुरुआत है, आज के दिन से कांग्रेस पार्टी में एक नया आगाज होने जा रहा है? ये तो हाईकमान ने, हमारे नेता पायलट साहब जो पहले प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच में सब सुलह हो गया है। और ये जो फैसला हाईकमान ही के लेवल पे ही हुआ है, उसमें पायलट साहब भी शामिल है, मुख्यमंत्री जी भी है। इसलिए मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में सब मिल करके पार्टी, उम्मीद किसी विभाग को लेकर भी है, कौन सा बन सकता है? मतभेद मनभेद वाली कहीं कोई बात नहीं रह गई है? हाँ, ऐसी अब जब हाईकमान ने निर्णय कर दिया है, उस निर्णय को सभी मान रहे हैं, तो फिर मतभेद की बात अब नहीं है। सुमित गुप्ता हमारे एंकर कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू जो मामलात हैं उनके एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो महकमा कौन सा मिलने की उम्मीद है हेमाराम जी को? वो तो जो भी महकमा तो ये मुख्यमंत्री जी देंगे, कौन सा पोर्टफोलियो देंगे, जो भी पोर्टफोलियो देंगे उसमें काम करेंगे। पहले मुझे रेवेन्यू के अलावा इरिगेशन का भी मिला था, सिंचाई का, तो सिंचाई के महकमे मिला था। मेरे वहाँ नर्मदा नहर जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आई, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया था, और लोगों को बहुत उसका लाभ मिला है। आने वाले समय में कोई भी विभाग जो भी देंगे, उसको मैं विभाग को जिम्मेदारी से। हेमाराम जी को क्या लगता है, जो उनका सम्मान उनको लगा कि कहीं चोट पहुंची थी, वो आज बहाल हो गया? खुश तो बहुत होंगे आज आप। नहीं, मेरे को कोई चोट नहीं पहुंची, मैं तो। और आप जहां तक अगर कहेंगे इस्तीफे की बात, वो तो काम काज को लेकर था, कोई मंत्री पद का तो मैंने मंत्री पद कभी मांगा भी नहीं। ये पार्टी को पता है, हाईकमान को पता है, सबको पता है। जिम्मेदारी जो भी वो देते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने का मैं काम करता हूँ। बाकी जिम्मेदारी मुझे दी जाए, इस प्रकार की मैंने कभी टिकट के मामले में भी मैंने तो कभी टिकट भी की भी मांग नहीं की। कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें शपथ लेने के तुरंत बाद ही करना चाहेंगे? मंत्री बनाती है तो जो भी जिम्मेदारी देती है, पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी, तो उसको भी मैंने मेरी कोशिश से ठीक से निभाने की कोशिश की, निभाया। तो इस प्रकार जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता। सुमित गुप्ता पूछ रहे हैं हमारे साथी एंकर कि प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? कौन सी चीजें ऐसी है जो आपके दिमाग में है, जिनको आप धरातल पर उतारना चाहेंगे, विकास करेंगे? कौन सी चीजों को लेकर के आपके मन में है कि हाँ ये चीजें अच्छी होनी चाहिए? फोकस किस पे रहेगा? प्रायोरिटी, मैं तो खुद किसान वर्ग से आया हूँ, और किसानों की क्या समस्या आज बिजली की है, पीने के पानी की है। आज अकाल पड़ता, बरसात नहीं होती है तो फसलें नष्ट हो जाती है, उनको बराबर मुआवजा मिले, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, पीने का पानी को लोगों को गाँव में मिले, गांव में स्कूलों में अध्यापक की व्यवस्था, शिक्षा का सुधार हो, चिकित्सा का सुधार हो। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमिका में भी आदमी, मेरे विधानसभा क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भी जो भी लोगों, खास करके आज जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत लोगों को अनाज मिल रहा है,
बहुत सारे गरीब आज भी वंचित है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी मिले, उनके नाम जोड़े जाएं। चलिए, इस कुल पर भी मिलाकर प्रयास फुल करेंगे। एक्शन मोड में रहने वाले हैं रोजगार के मंत्री जी। मामले में भी कोशिश करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। कुछ लोगों की भर्तियां भी है, ANM की 2013 की भर्तियां रुकी हुई है, उनको भर्तियों को करवाने का भी मैं पूरी मेरी तरफ से जितना हो सकेगा प्रयास करूंगा। इस प्रकार ये जो पंचायत सहायक है, जिनको सिर्फ मात्र 6,000 रुपये महीने के मिलते हैं, इनको भी ठीक से वेतन मिले और भी लोगों की जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो, यही मेरा प्रयास रहे। तो सुमित, आपने सुना, क्योंकि हेमाराम चौधरी बहुत ही बड़े नेता रहे पश्चिमी राजस्थान में, इनका एक छत्र राज रहा, एक जमाने में नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री भी कई बार रह लिए और बहुत बड़ी आवाज है, एक दबंग आवाज है उस इलाके की, निर्भीक और ईमानदार माने जाते हैं। तो आज जब ये शपथ लेंगे तो ये उम्मीद भी आप कर सकते हैं कि जो टॉप 5 के जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें से कोई एक महकमा इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि इनका जो तजुर्बा है उसका पार्टी इस्तेमाल करना चाहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम में ये फिर से आए हैं, तो इनको जो है ना बहुत ही सम्मानजनक जो है ओहदा मिलने वाला है, ये आप कह सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बाबूलाल। और गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन महाकवरेज जारी है और हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेते हैं, फिर से हाजिर हो रहे हैं।